तो ये जो सेशन है आज का वो रेलवे साइंस का है। जो एएलपी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी और जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, साइंस पूछी जाती है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा और एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए, और 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से, माने कि फिजिक्स से 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, केमिस्ट्री से भी 10 क्वेश्चन हैं और बायोलॉजी से भी 10 क्वेश्चन हैं। तो कुल मिला के 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। 10-10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से हैं साइंस के। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं, और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? त्वरण की, ऊर्जा, बल, एक समान गति की, किसकी मिलती है? किस राशि की परिभाषा मिलती है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक समान गति। एक समान गति की परिभाषा मिलती है। थोड़ा सा व्याख्या समझते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम यह व्यक्त करता है कि किसी बाह्य बल के अभाव में वस्तु की गति या विरामावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यह एक समान गति को भी व्यक्त करता है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम एक समान गति को व्यक्त करता है। ठीक है, और न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व का नियम यह कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहती है, और वह गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है यह कथन किसका है? न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, या गैलीलियो का गति विषयक नियम? किसका नियम है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। ठीक है, व्याख्या कहती है कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। द्वितीय नियम कहता है F बराबर ma होता है, तथा तृतीय नियम कहता है, तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के तीनों नियम हो गए, इसमें आ गए। ठीक है, पहला नियम है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। और द्वितीय नियम F बराबर ma हो गया, और तृतीय नियम हो गया प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तृतीय नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण है? क्या कारण है? कंबल समझिए, कंबल से जब धूल हटाते हैं तो अचानक झटका देते हैं या छड़ी से पीटते हैं, तब जाके उसका क्या होता है, धूल हटता है। तो इसका कारण क्या है? विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। गति का जड़त्व धूल को अलग करता है, या झटका धूल या कालीन के बीच संसंजन बल से मुक्ति या प्रदान करता है और धूल दूर हो जाती है। क्या होगा? या चौथा ऑप्शन कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए आपका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन ये है कि विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए, तभी हटता है। इसमें न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम लगा है, और न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। और जड़त्व का नियम ये कहता है कि जो भी वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे कंबल को क्वेश्चन में ही देखिए, कंबल में जब तक धूल अपनी विरामावस्था में थी, जब उस पर छड़ी या झटका दिया जाता है तो वो गतिमान हो जाती है, तो तब जाके उसमें से धूल वापस होते हैं। तो जड़त्व का नियम लगता है। ठीक है, ये देखिए व्याख्या समझिए,
जब कालीन को अचानक झटका देते हैं तो कालीन गति की अवस्था में आ जाती है, लेकिन न्यूटन के प्रथम नियम से धूल के कण जड़त्व या इनर्शिया के कारण विराम की अवस्था में बने रहना चाहते हैं, अतः कालीन की गति में आते ही धूल के कण उससे अलग हो जाते हैं। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो या न्यूटन? किसने कहा है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूटन ने। न्यूटन ने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। ठीक है, न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी और यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसको न्यूटन का स्थैतिक जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन का स्थैतिक जड़त्व कहते हैं। है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? सवारी जैसे ही बस में ब्रेक लगाते हैं सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम का, न्यूटन के द्वितीय नियम का, न्यूटन के तृतीय नियम का या संवेग के नियम का? किसका पालन करता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, अतः अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में रहता है या होता है विरामावस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका ऊपरी भाग जड़त्व के नियम के कारण अपनी गति को बनाए रखना चाहता है, इसलिए बस के रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, यही कारण है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व या इनर्शिया की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम आपका राइट आंसर होगा। गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। इसके अनुसार किसी वस्तु की स्थिति और दिशा में बिना किसी बाह्य बल के परिवर्तन नहीं हो सकता है, आपको बाह्य बल लगाना ही होगा तभी परिवर्तन होगा। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर, समवेग पर। तो जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता, जड़त्व किस पे निर्भर करता है बताइए? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्रव्यमान पर। द्रव्यमान पर निर्भर करता है, एक वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, और जड़त्व सदैव द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है। जड़त्व के अंतर्गत कोई वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। तो कुल मिला के जो जड़त्व होता है, इनर्शिया, वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसके? द्रव्यमान के समानुपाती। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने या इनमें से कोई नहीं? किसने दिया जड़त्व का नियम? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा गैलीलियो ने दिया है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने दिया। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था, बाद में न्यूटन ने जड़त्व पर विस्तृत नियम का प्रतिपादन किया, लेकिन दिया सबसे पहले जड़त्व का नियम गैलीलियो ने ही दिया था, बाद में न्यूटन ने जड़त्व पर विस्तृत नियम का प्रतिपादन कर दिया। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? एडिसन, न्यूटन, फैराडे या इनमें से कोई नहीं? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक बताइए कौन होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूटन। न्यूटन है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक। ठीक है, व्याख्या समझते हैं थोड़ा। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पदार्थ के दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसे साइंस भाषा में अगर समझेंगे तो F प्रोपोर्शनल m1, F प्रोपोर्शनल m2, F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो माना दो कण जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो न्यूटन के अनुसार उनके बीच लगने वाला जो बल होगा, आकर्षण बल, वो होगा F बराबर g m1 m2/r² होता है, जहां g क्या होता है? g एक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है जिसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है g का मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं? तो रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है, किसके बराबर है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं।
तो जो रेखीय संवेग संरक्षण है इनमें से किसी नियम पर आधारित नहीं है, बल्कि दो नियमों के योग से बना है। आइए थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या देखते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम से, माने द्वितीय और तृतीय नियम के योग से, द्वितीय और तृतीय नियम के योग से आता है रेखीय संवेग संरक्षण, ठीक है। और रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट के ऊपर जाने का जो सिद्धांत है वो संवेग संरक्षण पर आधारित है, और रेखीय संवेग संरक्षण न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम का योग मिलने के बाद आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? सरल आसवन, आंशिक आसवन, भाप आसवन या जोन आसवन? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंशिक आसवन, ठीक है। आंशिक आसवन आपका राइट आंसर होगा। कच्चे माल विशेषकर कच्चे तेल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए इसे गर्म करते हुए धीरे धीरे ताप बढ़ाते जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए इसे गर्म करते हुए धीरे धीरे ताप बढ़ाते जाते हैं, जिससे विभिन्न मिश्रित तरल जिनके क्वथनांक भिन्न भिन्न होते हैं वाष्पीकृत होकर वो आंशिक आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा पृथक हो जाते हैं। तो आंशिक आसवन आपका राइट आंसर होगा। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्रोपेन, मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन? क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीथेन। मीथेन जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस है। प्रचुर मात्रा में मीथेन गैस प्राकृतिक गैस के रूप में भूमि सतह के नीचे से निकाली जाती है। यह एक ज्वलनशील गैस है। मीथेन का उपयोग पेट्रोल, डीजल या एलपीजी के स्थान पर किया जा सकता है तथा यह पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से भी स्वच्छ ईंधन है, जिसे अब सीएनजी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सीएनजी के रूप में अब प्रयोग किया जा रहा है मीथेन गैस को, ठीक है। मीथेन गैस का फार्मूला CH4 होता है। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरना है। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आयधिक प्रकार है, यह क्या है? यह कथन किसका है? तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आयधिक प्रकार है। डॉबर्नियर का ट्रायड नियम, न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम? किसका है? तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, कह सकते हो। क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम है, ठीक है। देखिए, मेंडलीव ने सर्वप्रथम 1869 में, कब? 1869 में उस समय ज्ञात जो तत्व थे वो 56 तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीव का टाइम था 1869 में जो ज्ञात तत्वों की संख्या थी वो 56 थी। उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया और यह नियम दिया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। समझ रहे हैं बात को? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम था मेंडलीव का नियम, और मेंडलीव ने सर्वप्रथम 1869 में 56 तत्वों को ज्ञात किया था और इसी आधार पर भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था 56 तत्वों को। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फंक्शन हैं? हैरी मोजले, जॉन न्यूलैंड, मेंडलीव, लॉथरमेयर? किसने दिया था बताइए आधुनिक आवर्त नियम? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हैरी मोजले। हैरी मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया था, और आधुनिक आवर्त नियम कहता है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फंक्शन होते हैं, ठीक है। हैरी मोजले ने वर्ष 1913 में, मेंडलीव ने 1869 में और हैरी मोजले ने 1913 में यह सिद्ध किया कि तत्वों की और अधिक मूलभूत विशेषता उनकी परमाणु संख्या है, और उसके आधार पर आधुनिक आवर्ती नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, जिसके अनुसार तत्वों के गुण भौतिक एवं रासायनिक उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, और मेंडलीव ने बताया था परमाणु द्रव्यमान संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यही अंतर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? बताइए। बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम? किसका है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, ठीक है। और प्रकृति में सबसे हल्की धातु के रूप में जानी जाने वाली जो क्षारीय धातु समूह के लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है।
तो लिथियम एक क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु के समूह का है, ठीक है, लिथियम, और इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन, सेडिमेंटेशन, हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण, क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम जिसे कहते हैं में कृषि में प्रयुक्त नाइट्रोजनी एवं फास्फोरस उर्वरकों तथा सेप्टिक एवं सीवर तंत्रों के कारण उत्पन्न पोषकों के बहुत अधिक बढ़ने की घटना यूट्रोफिकेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये था यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं, ये उसकी परिभाषा थी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? नहीं बताना है। हीलियम, नियॉन, रेडॉन, हाइड्रोजन, क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका राइट आंसर होगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम, नियॉन और रेडॉन अक्रिय गैस हैं। देखिए, हीलियम, नियॉन तथा रेडॉन अक्रिय या नोबेल गैस कहते हैं। नोबेल गैस का अक्रिय गैस कहो या नोबेल गैस कहो, जो आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखी गई है। तो अक्रिय गैस 18वें समूह में रखी गई है। हाइड्रोजन एक सक्रिय एवं ज्वलनशील गैस है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम समूह में रखा जाता है। यह अक्रिय गैस नहीं है। समझ गए? तो हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को अज्ञात या स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? अज्ञात या स्ट्रेंजर के नाम से भी जाना जाता है। नियॉन, जीनॉन, आर्गन या क्रिप्टॉन, किस गैस को स्ट्रेंजर के नाम से जानते हैं? बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिनान को। जिनान को अज्ञात या स्ट्रेंजर के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो जिनान एक अधात्विक नॉन मेटल होता है, रासायनिक तत्व है। इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? एक्सी, एक्सी माने जिनान बोलते हैं, तथा परमाणु क्रमांक 54 होता है। यह उन कुछ तत्वों में से एक है जो मानक ताप और दाब पर गैस अवस्था में रहते हैं। इस गैस का नाम ग्रीक शब्द जेनोस से प्राप्त किया गया, जिसका अर्थ होता है अज्ञात या अजनबी या स्ट्रेंजर होता है। इसलिए यह स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो जेनान गैस को ही स्ट्रेंजर के नाम से या अज्ञात या अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? एल्युमिनियम, सोना, चांदी, पारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पारा। पारा आपका राइट आंसर होगा। देखिए, पारा एक ऐसी धातु है जो अधिकांशतः सभी धातुओं के साथ पारद धातु मिश्रण बनाती है या एमलगम बनाती है। ठीक है, चांदी पारा मिलेगा तो अमलगम का प्रयोग दंत चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। सोना पारा का मिश्रण का प्रयोग जो होता है, सोना पारा अगर मिश्रण है तो उसका जो प्रयोग होता है सोने के निष्कर्षण में किया जाता है। अपवाद स्वरूप कुछ ऐसी धातुएं भी हैं जो पारे से मिश्रणीय नहीं है, जैसे लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन तथा टेंटेलम। ये लोहा में पारा में मिश्रित नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? नमक, हाइड्रोजन, कास्टिक सोडा या साइट्रिक एसिड, किसका प्रयोग किया जाता है बर्फ को पिघलाने के लिए? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नमक। नमक का प्रयोग करते हैं बर्फ को पिघलाने के लिए। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी बर्फ में बदल जाता है, लेकिन बर्फ पर नमक डाल देने से हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है, अर्थात नमक मिलाने से बर्फ पिघलना प्रारंभ हो जाती है। 0 डिग्री नीचे जाने का मतलब ये ना सोचिए कि वो 0 से या -1 में पहुंच जाए, -2 में, ऐसा नहीं। नीचे का मतलब होता है 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है, तब बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। सोना को घोल सकता है, सोना को कौन घोल सकता है? ग्लिसरीन, पेट्रोलियम ईथर, मेथेनॉल, एक्वारेजिया। तो सोना को घोल सकता है, क्या घोल सकता है? ग्लिसरीन घोल सकता है, पेट्रोलियम ईथर या मेथेनॉल या एक्वारेजिया। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया सोना को घोल सकता है। एक्वारेजिया या अम्लराज जिसे कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3
के जो अम्ल है इसका अनुपात 3:1 अनुपात का मिश्रण है, 3:1 का अनुपात होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, जो सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को अपने में घोल लेता है, सोना और प्लेटिनम को घोल लेता है एक्वारेजिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है साल्मोनेला, राइजोबियम, इकोली, स्यूडोमोनास। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, उपयुक्त विकल्प, जो उपयुक्त विकल्पों में राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इनमें वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की सामर्थ्य होती है। ये जीवाणु पौधों के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं। यह लेग्यूमिनस कुल के पौधे की जड़ों में पाया जाता है, जबकि स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आइजक न्यूटन, मैरी क्यूरी, जोनास साल्क, अल्बर्ट आइंस्टीन। किसके द्वारा किया गया था पोलियो वैक्सीन की खोज? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जोनास साल्क द्वारा। जोनास साल्क द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज किया गया था। ठीक है, पोलियो वैक्सीन की जो खोज हुई थी वो सर्वप्रथम जोनास साल्क द्वारा की गई थी तथा इसका परीक्षण वर्ष 1952 में किया गया। इसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी अल्बर्ट साविन द्वारा विकसित किया गया। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर पोलियो वैक्सीन खोज की बात किया जाएगा तो जोनास साल्क हो जाएंगे, लेकिन अगर बात करेगा ओरल पोलियो वैक्सीन तो अल्बर्ट साविन द्वारा विकसित किया गया। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिससे मुख्यतः बच्चे प्रभावित होते हैं। पोलियो से मुख्यतः बच्चे प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी, किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अल्बर्ट सॉबिन या जोनास साल्क। तो आपका जो राइट आंसर होगा अल्बर्ट सॉबिन। अल्बर्ट सॉबिन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीका वायरस। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? चूहा, मच्छर, झींगर या खरगोश। तो जो जीका वायरस है वो मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा। देखिए, जीका वायरस एडीज मच्छरों द्वारा मनुष्यों में संचारित होता है। इसके प्रभाव से मनुष्यों में हल्का बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते, मांसपेशियों एवं जोड़ों के दर्द, बेचैनी, सिर दर्द आदि लक्षण देखे जाते हैं। इसके प्रभाव से गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के मस्तिष्क को क्षति पहुंचती है तथा जन्मजात मस्तिष्क विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह असुरक्षित यौन संबंधों से भी फैलता है। ठीक है, असुरक्षित यौन संबंधों से भी यह फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पीला बुखार या जिसे पीत ज्वर भी कहते हैं मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से, नर मच्छर के काटने से, पानी से, वायु से। किसके द्वारा पीत ज्वर या पीला बुखार इंसानों के बीच फैलता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मादा मच्छर के काटने से। मादा मच्छर काट लेगा तो पीला बुखार या पीत ज्वर आपको हो जाएगा। ठीक है, देखिए पीला बुखार या पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच मादा मच्छर के काटने से फैलता है। एडिस एजिप्टी नामक मच्छर, कौन सा मच्छर? एडिस एजिप्टी नामक मच्छर इस बीमारी के वाहक होते हैं। इसमें तेज बुखार आता है तथा यकृत को बहुत हानि होती है। इससे प्रायः रुधिर अल्पता, एनीमिया तथा अंतः रुधिर स्राव हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हुआ तो आपको क्या हो जाएगा? खून की कमी हो जाएगी। तो मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी, एक मादा मच्छर है। चेचक के लिए, अगला क्वेश्चन है चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, पर्ल केंड्रिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने चेचक के लिए टीका प्रदान किया था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए टीका प्रदान किया था। ठीक है, देखिए चेचक एक विषाणु जनित रोग है। इसके टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक वेरियोला नामक विषाणु से होता है। किसे? वेरियोला, विषाणु का नाम याद रखिएगा, वेरियोला नामक विषाणु से होता है चेचक। अगला क्वेश्चन है कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी? एंजियोरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, डिप्थीरिया,
मायोकार्डियल रप्चर, तो कौन सी बीमारी है जो दिल से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। बाकी ये तीनों दिल से संबंधित बीमारी हैं। देखिए, एंज्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी तथा मायोकार्डियल रप्चर दिल या हृदय से संबंधित बीमारी हैं, जबकि डिप्थीरिया बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है जो कोरेनी बैक्टीरिया डिप्थीरी नामक विषाणु से होता है। कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक विषाणु से होता है। तो डिप्थीरिया आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? हैजा, रेबीज, निमोनिया, कुष्ठ रोग। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हैजा। हैजा आपका राइट आंसर है। हैजा एक जल जनित रोग है। देखिए, हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होने वाला एक जल जनित रोग है। कौन जीवाणु? विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला एक जलजनित रोग है। इस बीमारी में लगातार दस्त और उल्टियां होती हैं। दस्त और उल्टियां होने लगती हैं इस बीमारी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन से वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, एचआईवी, वेरिसेला। किसका प्रयोग किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीसीजी का टीका। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित बीमारी है। कौन सी जीवाणु? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एक जीवाणु का नाम है। इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने की थी। इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और बीसीजी का अगर पूरा नाम की बात करें तो बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन है। बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन। 30 में आप लोग कितना कर पाए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ।